क्या आपने कभी सोचा है कि आप ही के साथ बार बार ऐसा धोखा क्यों हो रहा है? जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी बिकी नहीं रही हो। क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि जिस ब्रोकर को आप अलर्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए, वही ब्रोकर आपको धोखा दे रहे हैं। क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि आपकी डील बनते बनते बिगड़ रही है? क्यों आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जो डील करना चाह रहे हैं, जिस रेट पे आप प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहे हैं, वो रेट आपको क्यों नहीं मिल रहा, बल्कि आपके एरिया में वही प्रॉपर्टी उसी रेट में जा रही है जिस रेट की चाह आप अपने दिल में रख रहे हैं। चलिए मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में इस स्कैम की शुरुआत होती कहां से है, कहां से ये स्कैम पैदा होता है। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि क्यों आपकी डील बीच में ही कैंसिल हो रही है, या उस टाइम पे कैंसिल हो रही है जिस टाइम पे पूरी डील खत्म ही होने वाली हो? इस बारे में कभी आपने सोचने का प्रयास किया है कि जब भी कोई आप डील करने जा रहे हैं, या जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी का या अपने घर का कोई सौदा करने जा रहे हैं, तो कोई तीसरा पर्सन आके खड़ा हो जाता है वहां पे और वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने लगता है। आज यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में कौन नहीं चाहता कि उसका घर बड़ा हो, उसकी प्रॉपर्टी बड़ी हो, उसके सपने के हिसाब से उसका घर हो, उसके सपने के हिसाब से उसका लिविंग स्टैंडर्ड हो। कौन नहीं चाहता? लेकिन कभी कभी ऐसी चाहत, ऐसी कल्पना उन मिडिल क्लास पर्सन पे भारी पड़ सकती है, या उन मिडिल क्लास परिवार पे भारी पड़ सकती है जिनके पास बेचने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी हो, और वो एक प्रॉपर्टी से ये चाह रहा हो कि मैं इससे कई प्रॉपर्टी बना लूं। यहां से ही शुरुआत होती है आपके साथ धोखाधड़ी होने की, आपके साथ स्कैम होने की। वो जो पार्टी आपकी प्रॉपर्टी लेने वाली है वो एंड टाइम पे मुकर रही है, या जब भी आप सौदा करने जा रहे हैं सिर्फ सिग्नेचर करने की देर रहती है, उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। अभी मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स गिनाए, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने में, तो आप ये यकीन मानिए कि अभी आप प्रॉपर्टी बेचने के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो आप नहीं जानते। वो आपको जानना जरूरी है। छोटी छोटी गलती आपसे हो रही है जिसका इम्पैक्ट आपकी डील पे बहुत बड़ा पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वही आपके साथ हो रहा है कि आपकी एक छोटी सी खता आपके और आपके परिवार को ले डूब रही है, और आपको बार बार अपनी प्लानिंग से भटकना पड़ रहा है। और ये तो बात करी हमने प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या है वो सिद्धांत, क्या है वो प्रिंसिपल जिनसे आप बहुत इजीली प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? किस सिद्धांत को जान के आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी बेचना कोई बच्चों का खेल नहीं है? अगर आपके पास ये सिद्धांत नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने की नॉलेज नहीं है, तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं अपना घर बेचने के लिए। तो आज इस वीडियो में ये जो प्रॉब्लम्स है, इसी के सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपसे बात करना चाहता हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप ये चीजें फेस कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने में, तो इस चीज को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे आप दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। 99% प्रॉपर्टी के सौदे इसलिए कैंसिल होते हैं क्योंकि वो नमस्कार, जय भारत साथियों। आप सभी को ये जो टाइटल है द प्रॉपर्टी स्कैम, इसे पढ़ के यही लग रहा होगा कि मैं इस टॉपिक पे कवर करूंगा कोई ऐसा पुराना घोटाला या ऐसा कोई प्रॉपर्टी स्कैम जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हो। तो अगर ये सोच आप सोच रहे हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूं वो करने वाला हूं आप जो प्रॉपर्टी की डील करते हैं उस चीज को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जिससे भी आप सौदा कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी क्यों सेल आउट नहीं हो रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों बार बार आपको बाहर के जो ब्रोकर्स है वो धोखा दे रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज और, ये जो स्कैम जो बात मैं कर रहा हूं, इस स्कैम के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उन लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं।
ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि ये स्कैम जो इतने लोगों के साथ एक हाई वॉल्यूम में हो रहे हैं उसकी आखिर में जड़ क्या है, उसकी आखिर में रूट क्या है और उसे कैसे खत्म किया जाए। तो फिर जानिए पहला सिद्धांत, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचे तो आपने जिस भी एजेंट को हायर किया है या जिस भी एजेंसी को हायर किया है उसको कभी भी अपनी प्लानिंग डिस्क्लोज ना करें। आप घर बेचने के बाद आगे क्या करने वाले हैं ये कभी भी उसको बताने की, अपनी प्लानिंग उन भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखें जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने आगे की प्लानिंग करके रखी होगी कि ये प्रॉपर्टी आप क्यों बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं, किसके लिए, किसको बेच रहे हैं। ये सब एक ऑब्वियस सी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन आप ये प्लानिंग ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो आपको आगे चल के डेंट पहुंचा सकते हैं या जिन पे कभी आपको भरोसा हुआ ही नहीं। अगर आप ये प्लानिंग डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो जो एजेंट है या जो एजेंसियां है जो आपकी प्रॉपर्टी की पार्टी के साथ डील करा रही है वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर्टी का एक ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। वो जो आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी की आप डील करना चाह रहे हैं, कुछ जो कॉमन लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टी बेचनी कैसी उसकी समझ नहीं है, वो लोग क्या करते हैं पहले से ही मार्केट में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि मेरे को मेरा घर बेचना है या मेरे को मेरी दुकान बेचनी है। ये गलत तरीका है प्रॉपर्टी बेचने का। सबसे पहले आप जब अपने घर बेचना चाह रहे हैं या अपनी कोई भी XYZ प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का मार्केट रेट पता करें। मार्केट रेट पता करने के लिए आपको ये नहीं बोलना पड़ता है कि मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, ये बेवकूफ लोग करते हैं। मार्केट रेट पता करने के लिए आपको उस एरिया में जो प्रॉपर्टी बिकी है पहले उसका रेट पता करना होता है कि वो प्रॉपर्टी कितने में गई, कितने स्क्वायर फीट थी, किसने खरीदा, कितने में खरीदा, उसकी पक्के में वैल्यू कितनी थी, कच्चे में वैल्यू कितनी थी। पहले ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ये होमवर्क अगर आप कर लेंगे तब जाके आप अपनी प्रॉपर वैल्यू निकाल पाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू आपको मिल सकती है और कितनी जायज वैल्यू आप सामने वाले को कोट कर सकते हैं। या जिस भी वहां के लोकल एजेंट को या ब्रोकर को आपने उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक छोटा सा पावर दिया है या उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन पास आउट करी है, तो पहले उस एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ले, एजेंसीज की इंफॉर्मेशन निकाल ले कि उन्होंने आगे जो सौदे किए हैं, जो आपके पहले जो सौदे किए हैं वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और कितने ज्यादा उन्होंने उन सौदों को विद इन अ टाइम कंप्लीट कराया है, विद इन अ ड्यू टाइम कंप्लीट कराया है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आप पहले से ही उस एजेंसी या उस ब्रोकर या उस एजेंट का बैकग्राउंड खंगाल लेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये एजेंट जेन्युइन है या जिस एजेंसी को आपने काम दिया है वो जेन्युइन है या जिस ब्रोकर को आपने अपने घर बेचने का काम दिया है वो जेन्युइन है या नहीं है। ये बैकग्राउंड पता करना बहुत जरूरी है। इसके पहले जिसकी भी उसने डील कराई हो उस पार्टी से जरूर मिले, उससे बात करें, उस चीज को समझे, क्योंकि अगर आप किसी गलत एजेंट के हाथ में फंस गए या किसी गलत एजेंसी के हाथ में फंस गए, वो आपको तबाह करके ही छोड़ेगी। और सिर्फ आपको नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को और आपके परिवार को, दोनों को वो तबाह करके ही छोड़ेगी। जब भी आप प्रॉपर्टी सेल आउट करें, प्रॉपर्टी की डील करें, डील की उस बैठक में 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप मैंडेटरी समझे, कंपलसरी समझे कि पहली बैठक में ये 3 चीज अगर ना हो तो आप प्रॉपर्टी की डील ना करें। प्रॉपर्टी की जो पहली बैठक होती है उसको ना करें। क्या है वो 3 चीज? पहली चीज, जिस लोकल एरिया की आपकी वो प्रॉपर्टी है उस लोकल एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसकी वहां पे अच्छी पकड़ हो, जिसकी वहां पे अच्छी एक चल हो। उस व्यक्ति को आप अप्रोच करें और अपने इस डील में जरूर शामिल करें। वो व्यक्ति ऑल्दो आपको जानता हो और आपका भरोसेमंद वो व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को ना ले जो आपको आगे चल के धोखा दे दे। अब इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपको
अच्छे से जानता है, समझता है, या आप किसको अच्छे से जानते समझते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को उस डील में रखें और इसमें आपका ही पक्ष मजबूत रहेगा। दूसरी चीज क्या है वो? दूसरी चीज है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का भी लिखित में जो भी आप प्रॉपर्टी में छोड़ के जा रहे हैं या जो घर आप बेचना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या आइटम आप छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या क्या लेके जाना चाहते हैं, सब चीजें डिटेल में लिखे और ये पहली बैठक में हो जाना चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी का एक बार्गेनिंग भी होती है, बार्गेनिंग वगैरह फिक्स होने के बाद जब आप एडवांस ले उनसे, तो लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज इसी से जुड़ी है, तीसरा पर्सन वकील होना चाहिए जो उस डील में मौजूद हो, जिस डील में आप प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट कर रहे हैं। वहां पे 3 लोगों का होना, वापस से मैं बता देता हूँ, 3 लोगों का होना बेहद जरूरी है। एक वहां का कोई लोकल पर्सन, फेमस पर्सन जिसकी वहां पे चल हो, जिसकी वहां पे मजबूत पकड़ हो। दूसरा एग्रीमेंट का होना जरूरी है और तीसरा वकील का होना। ये 3 अगर आपके साथ डील में बैठे हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होंगे। 99% प्रॉपर्टी के सौदे इसलिए कैंसिल होते हैं से लिखित में नहीं होते। कुछ बातें लिखित में होती हैं, कुछ बातें ओरली होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है। बस यहीं पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो और आपने एग्रीमेंट करा लिया है तो उन एग्रीमेंट में हर चीज वो डाले जो चीज डालनी जरूरी है। जो आप घर किसी को बेच रहे हैं या दुकान किसी को बेच रहे हैं या कोई भी चीज आप सेल आउट कर रहे हैं, क्या आप छोड़ के जाएंगे उस घर के अंदर, क्या क्या आप लेके जाएंगे, हर एक बारीक से बारीक डिटेल आप जितना ज्यादा लिखित में डलवाएंगे उतना आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम होते जाएंगे, उतना आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते जाएंगे या डील कैंसिल होने के चांसेस कम होते जाएंगे। प्रॉपर्टी बेचते वक्त बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि प्रॉपर्टी जब मैं बेच रहा हूँ, हमारे बीच में डील फिक्स हो गई है, तो एडवांस अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना लेना चाहिए? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि एडवांस अमाउंट हमेशा ज्यादा लो, बड़ा लो। छोटा लोगे तो उसके मुकरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि चलो छोटा सा ही अमाउंट था, डील अगर अपन कैंसिल भी करते हैं तो उसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हैवी डिपॉजिट उसने किया है, हैवी एडवांस आपको दिया है, तो वो 10 बार सोचेगा डील को इधर उधर करने। तो हमेशा इतना याद रखो कि एडवांस अमाउंट जब भी लो तो एक लमसम अमाउंट में लो या एक हैवी अमाउंट ऑफ एडवांस लो, जिससे डील कैंसिल होने के चांसेस घट जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। अब दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब तक वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सामने वाले के नाम पे ना चढ़ जाए या उसका टाइटल जब तक चेंज ना हो जाए तब तक ये सौदा कंप्लीट ना माने। जी हाँ, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि एडवांस पैसा आता है और वो समझ लेते हैं कि चलो हमारी प्रॉपर्टी तो अब बिक गई है। ये गलत फहमी कभी भी मत पालिएगा कि आपने एडवांस अमाउंट ले लिया है तो आगे चल के प्रॉपर्टी में कोई भी बवाल नहीं आ सकता या कोई बवाल डील में नहीं हो सकता। ये आपकी गलत फहमी है। लास्ट मोमेंट पे भी चीजें बदल जाती है, लास्ट मोमेंट पे भी कोई ना कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने से मना कर देता है। बहुत ए से लेकर जेड तक सिचुएशन बन सकती है। तो हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि जब तक वो सौदा, वो डील कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो रजिस्ट्री उनके नाम पे हो ना जाए और पेमेंट आपके पास आ ना जाए, तब तक सौदे को कंप्लीट ना माने। हमारे साथ पता है हम मिडिल क्लास के साथ स्कैम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं। आप जब प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो तो आपको नाक, आंख, कान सब चीजें खुले रखनी है और सबसे ज्यादा अपने दिमाग की सुननी है, ना कि दिल की। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या डील कर रहे हैं तो जब प्रॉपर्टी का पूरा अमाउंट आने को होता है, हम क्या करते हैं कि उसके पहले ही घर खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं या दुकान खाली कर दे, जो भी XYZ आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसका पोजीशन हम पहले से ही खाली कर देते हैं। दे नहीं देते, हम खाली कर देते हैं। बस यहीं पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है। जब तक पूरे पैसे ना आ जाए तब तक वो प्रॉपर्टी खाली ना करे या उसका पोजीशन उसे ना दे जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी दी है। वो करेंगे, आपको इमोशनल टॉर्चर करेंगे कि हम
बाद में थोड़ा बहुत अमाउंट दे देंगे, या जो अमाउंट रिमेनिंग है आप ये काम करवा के दो, उसके बाद हम देंगे। ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े में आप ना पड़े। अगर उसके पास एक बार पोजीशन चला गया, वो घर में या जो भी XYZ प्रॉपर्टी आपने दी है उसमें वो डिफेक्ट निकालना शुरू करेगा, और जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो पूरी तरीके से वो खत्म कर देगा। वो देगा ही नहीं, उसकी नीयत बदल जाएगी। और होता है 99% में ये चीजें होती है, 99% में ये चीजें होती है और होती आई है। एक बार सामने वाले की जरूरत खत्म हो गई या उसकी गरज खत्म हो गई तो वो नहीं पहचानेगा आपको कि आप कौन और मैं कौन। जो पैसा बचा है वो बचा रहेगा, और आपने थोड़ा टाइम पीरियड दिया सामने वाली पार्टी को पैसा चुकाने के लिए। अब वो लास्ट टाइम आ गया है जब सामने वाली पार्टी आपको अपना पैसा दे देगी और आपसे वो प्रॉपर्टी ले लेगी या उसका पोजीशन ले लेगी। अब वो लास्ट टाइम में एक छोटा सा स्कैम होने की संभावना ये है कच्चे और पक्के का अमाउंट। तो जैसे ही वो लास्ट टाइम आना शुरू हो, मतलब जो एग्रीमेंट आपने किया है वो एग्रीमेंट में जो टाइम उन्हें दिया है वो टाइम पूरा होने ही वाला हो, उसके कम से कम 4 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले ही ये पता कर ले कि वहां की जो गाइडलाइन है, जो प्रॉपर्टी की जो गाइडलाइन है वो कितनी है। मतलब पक्के में आपको कितना अमाउंट लेना है और कच्चे में आपको कितना अमाउंट लेना है। 2 तरीके की पेमेंट होती है प्रॉपर्टी में। एक पक्के का अमाउंट होता है जो वहाँ की म्युनिसिपल जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, और दूसरा जो एक्स्ट्रा जो आप कच्चे का है उसको मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, वो खुद आप समझते ही होंगे, जानते ही होंगे। तो जो कच्चे का अमाउंट है वो कितना आपको कैश में लेना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन पहले ही रख ले, पहले से ही पता कर ले, या जो वकील है आपका उनसे इंफॉर्मेशन ले ले, उन्हें भी इन सब चीजों की जानकारी होती है, ताकि लास्ट मोमेंट पे चीजें इधर उधर ना हो किसी भी एंगल से। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पार्टी ये कहती है कि चलो अभी आप कैश रख लो, पक्के का अमाउंट आप मेरे को पोजीशन दे देना, तब मैं आपको आपके पक्के का अमाउंट दे दूंगा। या वो पोस्ट डेटेड चेक दे देगा आपको। पोस्ट डेटेड चेक भी आपको नहीं लेने हैं, आपको चेक पक्के के जो लेने हैं वो सेम डे के लेने हैं, और सेम डे क्लियर हो जाए तभी आपको अगले दिन रजिस्ट्री करनी है। रजिस्ट्री भी आपको पहले से नहीं करनी है। जब पूरा अमाउंट आ जाए आपके पास, चाहे वो कच्चे का हो चाहे वो पक्के का हो, दोनों तरह के अमाउंट आपके पास आ जाए तभी अगले दिन आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। उसके पहले रजिस्ट्री ना करे, इस चीज का जरूर ख्याल रखें। जो पार्टी आपकी प्रॉपर्टी लेने वाली है या जो पार्टी आपकी प्रॉपर्टी पसंद कर रही है, उसको पूरा मौका दे आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड कर देना। उसको आपको ओरिजिनल पेपर नहीं देने, तो आप अपने जो रजिस्ट्री है उसकी फोटोकॉपी दे दें, या रजिस्ट्री नहीं है तो रोटरी है तो उसकी जो चैनल्स है उसकी फोटोकॉपी दे दें, ताकि वो संतुष्ट हो पाए। उसके बाद ही आप एडवांस अमाउंट ले। पहले पूरा उसको टाइम दे, उसको समय दे। उनका भी अपना कोई एडवोकेट होगा, वो उसको वेरीफाइड करेगा, वो उसको पूरी स्टडी करेगा उन चैनल्स की। अगर आपकी रोटरी होगी, अगर आपकी रजिस्ट्री होगी तो उसको भी वो पूरा वेरीफाइड करेगा कि ये वैलिड है। जब भी आपको बैठक के दौरान, जब आप सामने वाली पार्टी के साथ अपनी प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं या बैठक कर रहे हैं, उस दौरान कहीं भी आपको उनकी बात कोई गलत लगती है या कहीं भी आपको उनकी डिमांड गलत लगती है, तो वहां पे आपको तुरंत उस डिमांड को खारिज कर देना है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच के बैठे कि नहीं अभी बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं आगे चल के इस चीज को क्लियर कर दूंगा या इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा दूंगा, आगे चल के आगे 2-4 दिन बाद इस चीज को मैं उनको बोल दूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये डिमांड आपकी गलत है, तो आपको तुरंत ही उसको मना कर देना है, सिरे से खारिज कर देना है। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो उसको तुरंत पहली फुर्सत में जाके क्लियर कर ले, या उस चीज को खत्म कर दे पूरी तरीके से। और उसे भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर हो सके तो उसे भी एग्रीमेंट में जरूर डलवाए कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसको लेके अब आगे हमारे बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस चीज को याद रखें। इस चीज को प्रॉपर्टी की डील करते टाइम पैसों का लेन देन कैसे करें, मतलब कितना पैसा पहले ले ले, कितना पैसा लास्ट में ले, कितना पैसा बीच में ले। तो एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं तो जो एडवांस अमाउंट है वो मैंने पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि हैवी एडवांस ले, हैवी अमाउंट ऑफ एडवांस डिपॉजिट से ले ले, ताकि डील कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाए या डील में डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। और फिर मिड ऑफ द डील कुछ भी अमाउंट ना ले, फिर सीधा आप अमाउंट ले जब उसका टाइम खत्म हो रहा हो,
या जब वो रजिस्ट्री कराने का बोल रहा हो, जब उसके पास पैसों का बंदोबस्त हो चुका हो। तब काफी लोग प्रॉपर्टी बेचते टाइम बहुत बहुत हद तक लोगों को टाइम दे देते हैं या सामने वाली पार्टी को बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ टाइम दे देते हैं, जो कि आपके लिए भारी पड़ सकता है। इतना याद रखें कि एक शॉर्ट लिमिट या शॉर्ट स्पैम का टाइम दे सामने वाले को अमाउंट पूरा देने के लिए। इतना ज्यादा टाइम ना दे दे जिसकी वजह से आप भी उलझ जाओ और सामने वाला भी उलझ जाए। इन केस आपका सौदा अगर कैंसिल होने वाला है तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट उन्हें दिए हैं वेरीफाइड करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, चाहे वो फोटोकॉपी हो या चाहे कलर फोटोकॉपी हो, उसको आप वापस जरूर ले लें। हर एक डॉक्यूमेंट, छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी ही क्यों ना हो, ये सोच के ना छोड़े कि चलो उनके पास फोटोकॉपी है, हमारे पास ओरिजिनल है, हमने ओरिजिनल कौन सा दिया था। इस चीज को जरा भी नजरअंदाज ना करें। जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट आप पूरे वापस लें, और जब डील कैंसिल हो रही हो तो उस डील को भी एग्रीमेंट के तौर पे रजिस्टर करें कि जैसे डील करी थी वैसे ही डील को कैंसिल करें। जो भी डील करते टाइम व्यक्ति मौजूद थे, उन्हीं व्यक्तियों के मौजूद होते हुए ही डील कैंसिल करें। वकील को भी साथ में रखें, वहां का लोकल जो पर्सन है उसे भी साथ में रखें, और साथ ही साथ एग्रीमेंट भी जरूर बनाएं कि आपने जो एडवांस अमाउंट लिया था वो उनको आपने रिटर्न कर दिया, या जो भी आपकी उस टाइम पे सिचुएशन बनी हो या जैसा भी आपका एक सिनेरियो क्रिएट हुआ हो, उस चीज को एग्रीमेंट में जरूर नोट डाउन करें। डील जब आपकी कैंसिल हो रही है तो वो लिखित में जरूर होना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने ना लगे, कोई भी थर्ड पर्सन उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने ना लगे, और जो अमाउंट आपने कैश में लिया हो या जो अमाउंट आपने पक्के में लिया हो वो वैसे ही उसको रिटर्न करें। अगर आपने एडवांस अमाउंट कैश में लिया है तो कैश से ही उसको रिटर्न करें, और अगर आपने एडवांस अमाउंट पक्के में लिया है, चेक से लिया है, बैंक अकाउंट में लिया है, तो वैसे ही उसको रिटर्न करें। जिस सोर्स से आपने पैसा लिया है उसी सोर्स के थ्रू आप पैसा रिटर्न भी करें, और अगर आप चेक दे रहे हैं तो वो चेक को जरूर मेंशन करें एग्रीमेंट में, चेक नंबर को जरूर मेंशन करें एग्रीमेंट में। ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है, जो भी आपके पास एविडेंस के तौर पे, वो एग्रीमेंट में जरूर फिगर आउट करें। जो डील आप प्रॉपर्टी की कर रहे हैं उसमें लिखित में तो एक एग्रीमेंट है ही आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ एक जो सेकंड प्रोटेक्शन आप रख सकते हैं वो ये है कि इस चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप बजट है, आप करना चाहते हैं, तो हर उस बातचीत की आप वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर रखें। जब भी आप डील कर रहे हैं तो कहीं पे आप ट्राइपॉड पे अपना कैमरा सेट करके उस डील को वीडियो रिकॉर्डिंग में जरूर रखें। या तो ये कुछ सिद्धांत है प्रॉपर्टी बेचने के, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। अगर उनकी कोई एक प्रॉपर्टी हो या वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बिजनेस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने ठोकरें नहीं खाई होती, तो उन्हें इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन होती नहीं। और मैं यही चाहूंगा कि जो सपनों का घर सबका होता है, सपनों की प्रॉपर्टी सबकी होती है, वो उन्हें मिले विदाउट किसी स्कैम। आगे मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। पार्टी के साथ मीटिंग करने से पहले एक मीटिंग जो आपके फैमिली मेंबर्स है उनके साथ जरूर रखें। अगर वो प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें कई सारे लोग अगर आपकी फैमिली में शामिल है तो उनके साथ जरूर पहले से ही बातचीत कर ले, पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ले, कितने तक वो प्रॉपर्टी बेचनी है, उसका बॉटम रेट क्या होगा, उसका पिक रेट क्या होगा, वो सब पहले से ही डिसाइड कर ले। आगे आप जब बैठक करेंगे अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के दौरान, जो डील करेंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी के रेट्स की बार्गेनिंग होती है, अमाउंट की बार्गेनिंग होती है, तो उसमें आपको बताने में होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी की कीमत इसलिए इतनी रख रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो वहां पे प्रॉपर्टी बिकी है वो इसी रेट में बिकी है, इसी स्क्वायर फीट के रेट में बिकी है। ध्यान रखें, पहले से होमवर्क करके जरूर रखें।